जय हिंद दोस्तों। ट्रेवल लिमिटलेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आप सभी को नासिक का एक टूर करवाने वाला हूं। दोस्तों, नासिक बहुत ही पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ पे हर 12 साल में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का मेला भी लगता है। साथ में यह जगह भगवान श्री राम के वनवास काल से संबंधित है, इसलिए इस जगह की मान्यता काफ़ी है। तो आज हम लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि नासिक में आप किन किन जगहों में घूम सकते हैं, कितने दूर का टूर प्लान करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, नासिक में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, नासिक के अलावा आप आसपास में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, सारी जानकारी मैं आप सबको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, नासिक मुंबई से 190 किलोमीटर की दूरी पे और पुणे से 215 किलोमीटर की दूरी के और नासिक आने के लिए आपको जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है नासिक रोड। नासिक रोड दिल्ली मुंबई रूट पे ही पड़ता है और यहाँ आने जाने के लिए ट्रेनों की सुविधा काफ़ी अच्छी है। भारत के हर शहर से नासिक रोड के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके शहर से नासिक रोड के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं है तो आप मनमाड़ भी आ सकते हैं। वहाँ से नासिक लगभग 95 किलोमीटर के आसपास है। नासिक से लगभग 90 से 95 किलोमीटर के आसपास शिरडी साईं मंदिर भी है। आप चाहें तो वहां से भी होकर आ सकते हैं या फिर नासिक दर्शन करने के बाद शिरडी भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, नासिक रोड स्टेशन नासिक से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है और नासिक रोड स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको शेयर्ड ऑटो या फिर प्राइवेट ऑटो मिल जाते हैं। अगर आप शेयर ऑटो से जाना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ पर पर्सन में आपको नासिक 15 से 20 मिनट में आपको गोदावरी नदी या फिर पंचवटी के पास में ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, नासिक में ठहरने के लिए आपको सबसे बेस्ट जगह पंचवटी रहेगा। रामघाट पंचवटी के पास बहुत सारे होटल के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जहां पे आपको 800 से 1200 के बीच में होटल आसानी से मिल जाते हैं। और पंचवटी रामघाट के पास अगर आप रूम लेते हैं तो वहां से घूमने के जो भी विजिटिंग प्लेसेस है सब आसपास है, तो सारा कुछ आप एक बार में आसानी से कवर कर लेंगे अगर आप पंचवटी के पास में रूम लेते हैं तो। दोस्तों, नासिक में रामघाट के पास गोदावरी नदी के तट पे हम लोग अर्ली मॉर्निंग 6 बजे पहुंच गए थे। उस समय सारे होटल बंद थे, बारिश का टाइम था, होटल लेना हमें थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन कुछ टाइम वहां पे वेट करने के बाद हमें फाइनली होटल मिल गया। यहाँ पे चेक इन और चेकआउट का टाइम 12 से 12 का होता है और क्राउड काफ़ी था। पूर्णिमा का दिन था, वीकेंड के टाइम था, सारे होटल लगभग फुल थे, तो हमें होटल लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और होटल हमें थोड़ा सा महंगा पड़ा। फाइनली हमें रामघाट के पास में 100 कदम की दूरी पे कपालेश्वर मंदिर के पीछे हमें रूम मिल गया। देख सकते हैं, ये है हमारा रूम श्री साईं लीला और यहाँ से राइट हैंड साइड में 100 कदम की दूरी पे ही रामघाट गोदावरी नदी का तट है, जो कि बिल्कुल 100 कदम की दूरी पे है। और इसके 4th फ्लोर पे हमारा रूम है। रूम की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी और यहाँ से आप कालाराम मंदिर भी जा सकते हैं या फिर बस स्टैंड पे जाना हो तो आपको इधर से होके जाना होगा। दोस्तों, नासिक से अगर आपका प्लान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का भी है, जो कि नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप अर्ली मॉर्निंग रेडी होकर त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल सकते हैं। नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाने और आने और दर्शन करने में आपका 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। तो आप अगर आप अर्ली मॉर्निंग में जाते हैं तो लगभग 2 से 3 बजे तक वापस आप नासिक आ जाएंगे, तो आपके पास बहुत समय बचता है पूरे नासिक को एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों, नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाने आने और दर्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर चैनल पे पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा भी प्लान कुछ ऐसे ही था। जल्दी से अर्ली मॉर्निंग चेक इन करने के बाद रेडी होने के बाद हम लोग त्र्यंबकेश्वर गए। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम वापस होटल आए लगभग 2 से 3 बजे के आसपास और वहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर हम लोग तपोवन के लिए निकल गए थे। तपोवन नासिक से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ ऑटो से आप 100 रुपीज़ चार्ज कर देकर आप आसानी से 15 से 20 मिनट में पहुँच सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम अपने वनवास काल के कुछ समय नासिक में व्यतीत किया था, तो ये है तपोवन, जहाँ पे भगवान श्री राम
वनवास काल पे यहाँ पे अपना समय व्यतीत किए थे और यहीं पे लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिसके नाम पे इस जगह का नाम नासिक रखा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे उनके जीवन काल की बहुत सारी झलक आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। दोस्तों, यहीं पे आपको राम सृष्टि उद्यान भी है, जहाँ पे भगवान श्री राम की ऊंची एक स्टेचू देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे बनाई गई है। यहीं पर पास में ही गोदावरी कपिला नदी का संगम भी है, जहाँ पे वनवास काल के समय पे माँ सीता यहीं से पानी भर करके ले आया कर देख सकते हैं अभी मानसून का टाइम है और बारिश काफ़ी हुई पड़ी है। नदी में पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था, इसलिए यहाँ पे रुकना सही नहीं था। वैसे यहाँ पे अगर आप नॉर्मल टाइम पे आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी मस्ती करने को मिलता है। यहाँ का वातावरण और व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप यहाँ पे आकर थोड़ा टाइम व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर तपोवन से वापस आकर पंचवटी बाई ऑटो आ रहे हैं तो ऑटो वालों को बोल के आप रास्ते में ही कालाराम मंदिर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, जो कि नासिक का सेकेंड पॉइंट है। कालाराम मंदिर, इस मंदिर में भगवान श्री राम के काले पत्थर से बनी हुई स्टैचू है, जो कि काफ़ी फेमस मंदिर है। अगर आप नासिक में आ रहे हैं तो यहाँ पे एक बार दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। ऐसी मान्यता है कि काले पत्थरों से बनी हुई भगवान श्री राम की जो स्टैचू है वो गोदावरी नदी से निकली हुई है। दोस्तों, कालाराम मंदिर दर्शन करने के बाद आप पास में ही वॉक करके पंचवटी के पास आ सकते हैं। पंचवटी एक्चुअली में वो स्थान है जहाँ पे भगवान प्रभु श्री राम वनवास काल में अपने समय व्यतीत किए थे और यहाँ पे आपको 5 बरगद के पेड़ देखने को मिलते हैं, जो कि ऊपर एक साथ जुड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं यह पंचवटी, पंच यानी 5 और रिमाइंडर बरगद के वृक्ष, यानी 5 यहाँ पे बरगद के वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं, जो आपस में ऊपर मिले हुए हैं और उसके ठीक नीचे सीता गुफा है। यहाँ पंचवटी में हर ब्रिज पर 1-2 नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किए हुए हैं। तो टोटल यहाँ पे 5 बरगद के वृक्ष हैं, जिसे पंचवटी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। यहीं पर ठीक नीचे आपको सीता माता गुफा प्रवेश द्वार देख सकते हैं और यहाँ से आप सीता माता गुफा में जा सकते हैं, जहाँ पर वनवास काल में माँ सीता अपने वनवास काल के दिन यहाँ पे गुजारा करती थी। तो देख सकते हैं काफ़ी संकरा रास्ता है, आपको बैठकर धीरे धीरे एक एक करके इस गुफे में प्रवेश करते हुए आपको जाना है, जहाँ पे वनवास काल में माँ सीता कैसे अपने दिन गुजारती थी वो सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा गुफा में आप भगवान प्रभु श्री राम की आप छोटी सी मंदिर भी देख सकते हैं और साथ में भगवान भोलेनाथ का भी आप यहाँ पे शिवलिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पे वनवास काल में माँ सीता पूजा किया करती। काफ़ी घूम लिए भाई, बिल्कुल थक गए हैं आज। सुबह त्र्यंबकेश्वर मंदिर गए, दर्शन करके आए, फिर वहाँ से फिर हम लोग तपोवन गए। तपोवन के बाद कालाराम मंदिर सामने ही यहाँ पे और उसके सामने ही सीता गुफा है। ये सब घूमते घूमते काफ़ी हम लोग थक गए हैं। दिल्ली में दोस्तों, पंचवटी घूम के जब वापस में आप रामघाट वापस आते हैं तो रास्ते में ही गोराराम मंदिर है, वहाँ पे भी जाकर आप भगवान श्री राम प्रभु के आप दर्शन कर सकते हैं और वहाँ से मात्र 100 से 200 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रामघाट है। तो शाम के टाइम पे अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं और शाम के टाइम आप देख सकते हैं यहाँ से रास्ता गोराराम, कालाराम, सीता गुफा और तपोवन के लिए सीधे जाता है। दोस्तों, रामघाट पे गोदावरी नदी के तट पे शाम के टाइम पे संध्या आरती होती है, जो कि 6:30 बजे के आसपास शुरू होती है। तो आप टाइम निकाल कर आरती में ज़रूर शामिल हो, आप मन को बहुत ही शांति मिलती है। माँ गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है, ये नदी काफ़ी फेमस है और यहीं पे हर 12 साल में एक बार कुंभ का मेला भी लगता है। तो यहाँ पे 2 घाट देखने को आपको मिलता है, आरती यहाँ की काफ़ी फेमस है। दोस्तों, रामघाट पे पानी का बहाव तेज होने और पानी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि मानसून का टाइम था, हम ज़्यादा यहाँ पे कुछ घूम नहीं पाए। अदरवाइज़ अगर हम नॉर्मल टाइम पे आते हैं तो यहाँ पे पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं, चारों तरफ घूम सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पुल है, जिसके एक साइड में लक्ष्मण घाट और दूसरी तरफ राम घाट है। जो राम को मानते हैं वो लोग यहाँ पे स्नान करके दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहीं पर पिंडदान की भी मान्यता काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने अपने पिता का यहीं पे पिंडदान किया था, इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पे पिंडदान करने के लिए स्पेशली आते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट था हमारा श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर, जो कि रामघाट के बिल्कुल ही सामने है। यह बहुत ही अनोखा मंदिर, एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको नंदी जी विराजमान नहीं दिखाई देंगे। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ को ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया था और वहाँ पे भगवान महादेव ने नंदी भगवान को गुरु माना था, इसलिए यहाँ पे नंदी जी विराजमान आपको नहीं दिखाई देंगे।
दोस्तों, अगर आप नासिक अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं तो फर्स्ट आप में आप त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और नासिक से जाकर और दर्शन करके आने में आप 5-6 घंटे में आप आराम से दर्शन करके आ सकते हैं, और सेकेंड हाफ में आप पूरा नासिक एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए आपको ऑटो, सिटी बसेस, गवर्नमेंट की बसें मिल जाती हैं, स्टेट बसेस मिल जाती हैं। उसके अलावा आप टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं। आने-जाने में आपका 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। उसके अलावा दर्शन करने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। स्पेशली अगर आप सावन के टाइम पे जाते हैं, वीकेंड या फिर सोमवार के दिन पे जाते हैं तो। आप चाहें तो वीआईपी पास लेकर 200 का आप आसानी से 30 से 40 मिनट में दर्शन करके वापस आ सकते हैं। तो देख सकते हैं, यह है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का मेन गेट। आप यहाँ पे वीआईपी पास लेकर भी दर्शन कर सकते हैं। पास में ही कुशाव्रत तीर्थ कुंड भी है, जहाँ पे स्नान करने की काफ़ी मान्यता है। भगवान भोलेनाथ के जो भी भक्त हैं, यहाँ पे स्नान करने के बाद ही दर्शन करने के लिए जाते हैं, जिसे गोदावरी नदी का स्रोत माना गया है। इस तरह से दोस्तों, आप पूरे नासिक को एक दिन में एक्सप्लोर करके आप रात्रि में विश्राम कर सकते हैं, या रात की ट्रेन लेकर आप अपने घर के वापस जा सकते हैं, या पास में शिरडी साई मंदिर, शनि सिग्नापुर, या फिर उसके अलावा औरंगाबाद में एक और ज्योतिर्लिंग है गृहेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक